वेलकम टू स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट 2025 के लिए साइंस पेपर 2 से संबंधित हमारा ये क्लास नंबर 2 है। यहाँ पर हम आपको सीटेट साइंस पेपर 2 से संबंधित एनसीईआरटी पर आधारित प्रीवियस ईयर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। पहले प्रश्न से पहला प्रश्न क्या आपके पास में है? पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया हुआ। क्या कहता है पहले प्रश्न में? पहला प्रश्न ये कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों R1, R2 और R3 के एक सेट के माध्यम से 18 वोल्टेज का क्या अंतर लागू किया गया है। एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों R1, R2 और R3 के एक सेट के माध्यम से 18 वोल्ट का यानी 18V का वोल्टेज अंतर लागू किया जाता है, जहां R1 6 ओम का है, R2 12 ओम का है के साथ श्रृंखला यानी सीरीज में है, तथा संयोजन यानी R3 जो है जो 6 ओम का लगा हुआ वो समांतर यानी पैरेलल में है। तो परिपथ में कुल धारा यानी कुल कितनी आपके पास धारा इसके अंदर बह रही है, इस धारा की गणना हमें करनी है। देखिए, हमें जो आंसर दिखा रखे हैं वो 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, 4 एम्पियर है या 1.5 एम्पियर है। परिपथ कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, यानी फिगर बना हुआ है कि आपके पास में R1 और R2 यानी R1 जो है जो दिखा रखा है कितना 6 ओम का दिया हुआ है, R2 जो दिया हुआ है कितना 12 ओम का दिया हुआ है, R3 जो दिखा रखा पैरेलल में है 6 ओम का दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पर टोटल जो वोल्टेज दिखा रखी है वो कितनी 18 वोल्टेज अंतर जो है लागू किया गया है हमारे पास में। ये जो करंट जा रहा है इसके अंदर यानी ये जो धारा जा रही करंट जो इसके अंदर जा रहा है वो हमारे पास में I1 और I2 में यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है। टोटल I यहाँ से चल रहा है। ठीक है, चलिए किस प्रकार से इसको हम सोल्व करेंगे देखते हैं जी। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए, प्रतिरोध R1 और R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी सीरीज में जुड़े हुए हैं। R3 R1 और R2 के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर फिगर दिखा रखी है। तो कुल परिपथ की जो धारा I होती है, करंट जो होता है वो I1 और I2 को जोड़ने से बन जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है कि अगर हम कितना I1 निकालना है, करंट 1 निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जो I1 हम निकालना चाह रहे हैं तो कितना वोल्टेज है अपॉन क्या कर देंगे R1 प्लस R2 कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे I1 निकल के पहले, यानी कि यहाँ पर ये जो I1 इसमें जो करंट बह रहा है R1 R2 में कितना है, I1 जो है वोल्टेज अपॉन क्या होता है R, यानी कि I इजिकल टू V अपॉन R होता है। फॉर्मूला तो ये होता है I इजिकल टू V अपॉन R होता है, क्योंकि R जो है क्या है सीरीज में यहाँ पर। तो टोटल R निकालने के लिए R1 प्लस R2 कर देंगे। देखो जी, R1 कितना दिखा रखा है, R1 हमारे पास में और R2 हमारे पास में। फिगर के अकॉर्डिंग पीछे देखिए एक बार फिर बताए थे, यहाँ पर कितना है, ये कहता है R1 6 ओम, R2 कितना है 12 ओम दिखा रखा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ये हमारा कितना 6 ओम है, ये हमारा कितना है 12 ओम है। फिगर के हिसाब से बता रहे हैं, ये फिगर के हिसाब से हमारे पास में क्या बन गया, इट मीन्स R1 और R2 को देखें तो R1 6 ओम, R2 कितना 12 ओम बन गया। तो दोनों क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया, 12 और 6 18 ओम बन गया। हमें क्या निकालना, I1 करंट निकालना है, कितना 18/18 1 एम्पियर करंट। इसमें जो करंट जा रहा है यानी I1 जो हो गया यहाँ पर ये कितना हो गया 1 एम्पियर का करंट हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, I2 कैसे निकालेंगे करंट, यानी कि हमारे पास इस परिपथ में कितना करंट जा रहा है, फॉर्मूला फिर वही है हमारे पास में कि भाई I2 निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, ये जो टोटल वोल्ट है इसमें क्या कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो सिंपल R3 है तो ये डिवाइड बाई R3 कर देंगे। तो कितना बन गया 18/6, 18 बटे कितना बन गया 18 बटे कितना, क्योंकि हम यहाँ देख नहीं हैं कि पीछे जैसे हम दिखा था ये कितना था R3 कितना था 6 ओम का था, कितना था 6 ओम का था, ये कितना था 6 ओम का था। ठीक है, तो कितना हो गया 18/6 यानी 3 एम्पियर हो गया। टोटल करंट निकालने के लिए हमारे पास जो कैपिटल I जो होता है क्या होता है I1 प्लस I2 होता है, 1 प्लस 3 यानी कितना हो गया 4 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया, I कितना आ गया 4 एम्पियर का करंट हो गया हमारे पास में, यानी ये हमारा क्या बन गया जी आंसर बन गया। आंसर देख लेते हैं,
अगर हम पीछे देखें तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट है नहीं, ये हमारा 4 एम्पियर जो है क्या बन जाता है, हमारा आंसर बन जाता है। तो परिपथ में कुल धारा जो है वो कितने की हो गई, 4 एम्पियर की हो जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए परिपथ में 20 ओम प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा यानी करंट ज्ञात कीजिए। यानी ये जो 20 ओम है इससे गुजरने वाली जो परिपथ होगा, इस परिपथ में इससे गुजरने वाली जो करंट होगी, यहाँ से जो करंट पास होगी वो कितनी होगी ये पूछा गया। आंसर थे 4 एम्पियर होगी, 3 एम्पियर होगी, 2 एम्पियर होगी या 4.5 एम्पियर होगी। ठीक है, चलिए समझते हैं जिसको। देखो क्या होता है कि दो समांतर प्रतिरोधों के लिए धारा विभाजक का जो नियम है वो ये कहता है कि किसी भी शाखा में धारा निम्नलिखित द्वारा दी जा सकती है। ये जो अगर I1 हम निकालें, यानी एक करंट निकालें, भाई हम इसमें कह दें कि ये I1 है हमारे पास में, इसमें कह लें कि भाई ये हमारा I2 करंट इसके अंदर जा रहा है, ऐसा अगर कह देते हैं तो I1 जो होता है टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक है, अच्छा अगर हम I2 निकालेंगे तो टोटल करंट इंटू R1 बटे R1 प्लस R2, यानी कि अगर यहाँ I1 है तो यहाँ R2 लेंगे, अगर यहाँ I2 है तो यहाँ R1 लेंगे, ऊपर में नीचे R1 प्लस R2 चलता रहेगा। ये फॉर्मूला बन गया। I1 उस धारा शाखा में धारा है, कुल धारा I जो है ये कैपिटल I जो है ये कुल धारा है, कुल करंट है हमारे पास में। I1 जो है एक प्रकार से एक शाखा में जाने वाली करंट को रिप्रेजेंट करता है। R1 उस शाखा का प्रतिरोध होता है और कैपिटल R जो होता है कुल समतुल्य प्रतिरोध कहा जाता है। अगर हम 20 ओम की बात करते हैं, 20 ओम धारा का विभाजक अगर नियम लागू कर देते हैं तो ये क्या कहता है कि 20 ओम में परिपथ जो धारा करंट जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5। यानी कि 5 का मतलब है ये जो टोटल एम्पियर जा रहा है ये I की बात कर रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हमें तो भाई I2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, I करेंगे मल्टीप्लाई बाई कितना कर देंगे, ये 40/3। 40/3 अगर हम कर रहे हैं तो 40/3 बटे 40/3 प्लस 20 कर देंगे। तो ये क्या है कर दिए, 40/3 कर दिया, अपॉन में कितना कर दिया भाई 40/3, तो ये हो ही गया। ठीक है, और प्लस में कितना हो गया, 20 हो गया। अभी टोटल करंट जो ये वाला था ये कितना है, ये तो 5 है, ये कितना है, ये तो 5 है। I जो है वो तो 5 हमारे पास दिखा रखा है, इसको सोल्व कर लिया बस। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ऊपर से देख लें तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि एक तरह से ये तो हो गया हमारे पास में 200/3 तो ऊपर से हो गया। नीचे क्या इसका एलसीएम ले लिया, नीचे कितना आ गया, 3 आ गया एलसीएम, ये 40 का 40 रह गया। ठीक है, प्लस में कर दो, प्लस में का मतलब 1 1 या 3 3, ये 60 बन गया। तो ये कितना बन जाएगा जी, ऊपर तो 200/3 बन रहा है। ठीक है, ये तो न्यूमरेटर का पार्ट हो गया। नीचे क्या बन गया, नीचे 100/3 बन गया। ठीक है, 3 से 3 कट गया, कितना बना, 200/100 बन गया, और 100 से आपने इसको 2 बार काट दिया। तो इसके अंदर जो I करंट जो निकल के आ गया वो किस केस में, 20 ओम वाले की बात कर रहे हैं। तो कितना आ गया जी, 2 एम्पियर का करंट निकल के आ गया, और ये क्या बन गया, आपका आंसर बन जाता है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम क्या कर देंगे कि 20 ओम के परिपथ में धारा कितनी है हमारे पास में, वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर बन गया वो कितना बन गया, आंसर कितना बन गया, यहाँ से 2 एम्पियर बन गया। तो हमारा जो वैल्यू है 2 एम्पियर, तीसरा जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, वो सही हो जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए ये कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, अब थ्योरेटिकल में चलते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखो नहीं है की बात कर रहे हैं, ईंधन का जलना, प्रकाश संश्लेषण, जल का विद्युतीय अपघटन या नमक में जल घोलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है की बात करता है। देखिए आंसर तो वैसे जल में घोलना होगा, लेकिन डिटेल में बता देते हैं। देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होगा कि एक परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन, मैग्नीशियम रिबन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयले, लकड़ी या पत्तियों का जलना, प्रकाश संश्लेषण, पानी का विद्युत अपघटन इत्यादि रासायनिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। अगर हम भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं तो वह परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ अपने भौतिक गुणों में
परिवर्तन से गुजरता है तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि शारीरिक परिवर्तन आमतौर पर, एक शारीरिक परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो आमतौर पर क्या होता है, प्रतिवर्ती होता है। इस प्रकार या इस तरह से परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे उबालना, पिघलना, पानी में नमक को घोलना, आकार आदि और माप में बदलाव आदि भौतिक परिवर्तन कहे जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पानी में नमक को घोलना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है, यह क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो आंसर समझ में आ गया कि ये नमक का घोलना ही हमारा क्या है, ये राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। ये क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। देखो ये सभी क्वेश्चन जो हमको करा रहे हैं सीटेट के पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है। और ये जो सभी हैं ये 6 to 8 के लिए जो मेरे साथी शिक्षक बनना चाह रहे हैं, यानी पेपर 2 से संबंधित ये वीडियो पढ़ाई जा रही है। साइंस पेपर 2 से संबंधित क्वेश्चन कराए जाए आपको, सीटेट के साइंस पेपर 2 से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए, तो निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। पहला है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो आंसर होगा जी इसका मीथेन। डिटेल समझा देते हैं। देखो मीथेन सबसे हल्का हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसका आणविक भार 16 है। यह एक ईंधन गैस है जिसे आमतौर पर मार्स गैस भी कहा जाता है क्योंकि यह दलदली भूमि से उत्पन्न होती है। इसके बारे में कुछ तथ्य इस प्रकार से हैं कि बायोगैस या गोबर गैस में भी ये 60 से 70% मीथेन होता है। मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैसों में से एक है। अन्य ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन है। मीथेन का उत्पादन कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्म जीव अपघटन और कठोर अवायवीय परिस्थितियों में CO2 की कमी के दौरान मिट्टी में होता है। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि मीथेन को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। तो समझ में आ गया। तो मीथेन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं किस बहुकोशिकीय यूकेरियोट में कोशिका भित्ति होती है। यूकेरियोट में कोशिका भित्ति होती है और प्रकाश संश्लेषण करती है। प्लांटी है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है या कवक है। ठीक है, देखिए आंसर हमारे पास तो प्लांटी होता है। डिटेल हम यहाँ समझा देते हैं। देखो 5 जगत वर्गीकरण HR विट्टकर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उसमें मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, कवक था, प्राणी और वनस्पति था। वनस्पति में कहता है कि इस राज्य में शैवाल, डायटम, कवक और मोनेरा और प्रोटिस्टा के सदस्यों को छोड़कर सभी पौधे शामिल थे। ठीक है, ये बहुकोशिकीय यूकेरियोटस जिसमें कोशिका भित्ति होती है और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। वे जो है क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ हैं। और हमारे पास में प्लास्टिस में क्लोरोफिल नामक प्रकाश संश्लेषण के वर्णक भी होते हैं। मोनेरा के बारे में समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और अर्च बैक्टीरिया जैसे सभी जो प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। इस राज्य में सभी जीव सूक्ष्म हैं। अब प्रोटिस्टा की बात कर लीजिए कि इस राज्य में आमतौर पर जलीय आदतों में पाए जाने वाले एक कोशिकीय रूप शामिल है। वे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक परजीवी और हमारे पास में सैप्रोफाइटिक हैं। डाइटम, फ्लैगलेटस और प्रोटोजोआ इस संघ के अंतर्गत आते हैं। कवक की बात कर लीजिए। इस राज्य में हरे जो मतलब गैर हरे पौधे शामिल किए गए हैं जिसमें हमारे पास में सैप्रोफाइटिक पोषण होता है और मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों पर बढ़ता है। जैसे उदाहरण लें तो मशरूम है, शक्कर इत्यादि इसके अंतर्गत हमारे आते हैं। ठीक है, तो समझ गए। तो प्लांटी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। वाटर गैस का मिश्रण है क्या है जी, CO और N2 है, CO2 और H2 है, CO और H2 है या CO2 और N2O होगा। तो आंसर बन जाएगा CO और H2। डिटेल समझा देते हैं। देखो वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। वाटर गैस तब बनती है जब भाप को लाल गर्म कोक के ऊपर से गुजारा जाता है।
ईंधन सेल अनुप्रयोगों में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए वाटर गैस का जो है उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अमोनिया के संश्लेषण के लिए शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया था? CO और H2। तो वाटर गैस किसका? CO और H2 का मिश्रण होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहते हैं, चिकित्सा समस्याओं की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राश्रव्य उपकरण किस आवृत्ति पर काम करते हैं? जो चिकित्सा समस्याएं होती हैं उसमें जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राश्रव्य उपकरण किस आवृत्ति पर काम करते हैं? ठीक है, इसमें था 20 हर्ट्ज से नीचे, या 200 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच, या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, या 200 हर्ट्ज और 2,000 हर्ट्ज के बीच में काम करते हैं। चलिए इसको हम देखिए, आंसर जो हमारे पास हो जाता है वैसे तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। इसका डिटेल आपको समझा देते हैं। देखिए होता है, एक सेकंड में उत्पन्न संपीड़न, जैसे आवृत्ति का हम छोटी सी बात करें, पहले आवृत्ति और विवर्धन की बात कर लेते हैं कि एक सेकंड में उत्पन्न संपीड़न और विवर्धन के पूरे चक्र की संख्या को हम ध्वनि कहते हैं, साउंड कहते हैं। ध्वनि की आवृत्ति कहते हैं, ध्वनि की क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब आवृत्ति को एक सेकंड में ध्वनि के स्रोत द्वारा उत्पन्न कंपनों की संख्या के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, जिसकी हम इकाई देखें तो हर्ट्ज होती है, HZ से रिप्रेजेंट करते हैं आवृत्ति की इकाई जो होती है। अच्छा, अगर हम अवध्वनिक की बात करें, जिसको हम इंफ्रासोनिक भी कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड की बात करें, तो इंफ्रासोनिक की आवृत्ति जो है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, और वे आमतौर पर बड़े आकार के स्रोत जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट आदि से उत्पन्न होती है। श्रव्य सीमा के से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को हम अवध्वनिक यानी इंफ्रासोनिक कहते हैं। श्रव्य ध्वनियों की अगर हम बात करें, सुनने वाली जो हमारी साउंड होती है उनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, क्योंकि ये मानव कानों के प्रति संवेदनशील होती है। और यदि आवृत्ति श्रव्य आवृत्ति से अधिक या कम है तो मानव कान इसे महसूस नहीं कर पाएगा। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है, और कुछ जीव जैसे कि हम कुत्ते, बिल्ली या चमगादड़ इस प्रकार की ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर था इसका। तो ये हमारे पास आंसर बन गया था 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की बात है, क्योंकि ये कहता है कि चिकित्सा समय जांच के लिए उपयोग की जाने वाली प्राश्रव्य उपकरण किस आवृत्ति पर काम करती हैं, तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर काम करती हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक छवि का प्रभाव मानव नेत्र के नेत्र पटल पर लगभग कब तक बना रहता है? एक छवि जो हम देखते हैं, उस छवि को हमने देखा, किसी छवि को हमने देखा कि जब किसी फिगर को हम देख रहे हैं या जिस प्रकार से भी, तो ये हमारे पास कहते हैं एक छवि का प्रभाव जो है मानव नेत्र के नेत्र पटल पर लगभग कब तक बना रहता है। जो आप देखते हैं तो वो कब तक हमारे मानव नेत्र के पटल पर बना रहता है? तो आंसर में है 1 सेकंड, 1/2 सेकंड, 1/15 सेकंड, या 1/25 सेकंड। ठीक है, आंसर तो इसका हो जाएगा 1/15 सेकंड। और वो किस प्रकार से होगा वो समझा देते हैं आपको। देखो, मानव नेत्र के बारे में बात करें तो मानव नेत्र एक उत्तल लेंस से बनी होती है। ये मानव का नेत्र है इस प्रकार से, तो ये हमारे पास क्या है? उत्तल लेंस से बना होता है। ये पूरी फिगर है यहाँ पर। इस प्रकार से मानव नेत्र के बारे में बताया गया है कि हमारी आँख के बारे में कौन कौन से फंक्शन कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब ये कहते हैं कि उत्तल लेंस इसके पीछे एक स्क्रीन पर एक उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जिसे हम नेत्र पटल कहते हैं। जिसे क्या होते हैं? नेत्र पटल कहते हैं। ठीक है, अच्छा। दृष्टिप्रत जो तंत्रिकाएं होती हैं इस जानकारी को मस्तिष्क तक ले जाती हैं, यानी कि ऑप्टिकस नर्व्स के द्वारा ये क्या होती है? मस्तिष्क तक वो छवि पहुंचती है। जो हम देखते हैं उसका चित्र बनता है और वो ऑप्टिक नर्व्स की हो जाता है। अगर हमने वो चीज़ पहले कभी देखी होती है तो हम उसको पहचान लेते हैं, अर्थात उसको हम स्टोर कर लेते हैं माइंड में कि भाई ये चीज़ फला चीज़ ऐसे कही जाएगी, तो उसको हमारा माइंड कैच कर लेता है। एक छवि का प्रभाव तुरंत नेत्र पटल से गायब नहीं होता है। जब को आप कुछ चीज़ को देखते हैं तो वो देखने के बाद तुरंत गायब नहीं होता है। यह वहाँ 1 सेकंड के लगभग 1/16वें हिस्से तक बना रहता है। संभावना है कि वो लगभग 1/16वें हिस्से तक बना रहता है। इसका यह अर्थ होता है कि यदि किसी वस्तु का अगला प्रतिबिंब इससे पहले आता है तो वस्तु गतिमान प्रतीत होती है।
ध्यान रखिएगा। यानी कि जब हम कुछ को देख रहे हैं छवि को, तो वो गायब नहीं होता नेत्र पटल से, हमारा जो मतलब छवि का प्रभाव होता है, और ये 1 सेकंड के लगभग 1/16वें हिस्से तक बना रहता है। इसका अर्थ यह होगा यदि उसी वस्तु का अगला प्रतिबिंब उससे पहले आता है तो वस्तु गतिमान प्रतीत हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, यदि किसी गतिमान वस्तु के चित्र 16 प्रति सेकंड से अधिक तेज गति से नेत्र पर प्रेषित किया जाता है, तब हमारे नेत्र को एक गतिमान वस्तु के रूप में वो वस्तु दिखाई देती है। यानी कि 1 सेकंड के 1/16वें का जो निकटतम मान के चलें 1/15वां सेकंड कह सकते हैं, पर हमें वो चीज़ जो है क्या हुआ, हमारा आंसर बन गया कि छवि का प्रभाव मानव नेत्र के नेत्र पटल पर लगभग 1/15 सेकंड तक बना रहता है। बात समझ में आ गई होगी। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, और आपका अपना चैनल है स्टारलेट क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। देखिए यहाँ पर आपको हम मैथ पेपर 2, साइंस पेपर 2, ठीक है, सीडीपी के लिए भी हमारे पास में, सीडीपी के लिए भी हम आपको पेपर 1 और पेपर 2 से संबंधित जो भी हमारी बेहतरीन क्वेश्चन हैं सीडीपी में पूछेंगे वो भी हम आपको कराएंगे। हिंदी के लिए पेपर 1 से आई हो चाहे पेपर 2 से आई हो, ठीक है, जो भी बेहतरीन क्वेश्चन है आने वाले CTET 2025 में, ये जनवरी में हो चाहे आपका दिसंबर में हो, ठीक है, अगर दिसंबर में हुआ तो 2024 में आ जाएगा, नहीं हुआ तो ये जनवरी 2025 में ज़रूर जाएगा, ठीक है, से संबंधित जो भी आपके बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं आपको हम समय समय पे जैसे हमारा वीडियो बनके तैयार होगा आपको हम उस वीडियो को समर्पित कर देंगे, और वो उम्मीद करते हैं कि वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते जी अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अमीबा के पादप में के लिए क्या महत्वपूर्ण है। अमीबा के पादप के लिए क्या महत्वपूर्ण, बायोलॉजी क्वेश्चन है कि भाई भोजन महत्वपूर्ण है या अपराध और अक्षमता, संचलन या नियंत्रण और भोजन। तो देखिए आंसर तो हमारे पास बन जाता है नियंत्रण और भोजन। इसकी डिटेल आपको समझाते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है। जगत प्रोटिस्टा के तहत समूहीकृत है। आमतौर पर तालाबों, झीलों जैसे जल निकायों में पाया जाता है। 1775 में अगस्त के जोहान रोसले वॉन रोसेनहॉफ द्वारा रिकॉर्ड्स के आधार पर अमीबाइड जीव का उत्पादन किया गया था। अमीबा की संरचना में कोशिका द्रव, प्लाज्मा झिल्ली और नाभिक होते हैं। जैसे कुछ फिगर में 1 2 3 4 5 फिगर हमें दिखा रखे हैं, एक फिगर 2, ठीक है, 3 4 पर स्टेज हैं हमारे पास में। ये हमारे पास इग्निशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एस्टिमुलेशन होता है और एक्सटेंशन होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये 5 स्टेज हैं। तो अमीबा भोजन रसधानी में अपने भोजन को पचाती है। एक अमीबा में पोषण एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है जिसे हम फोग्रोसाइटोसिस कहते हैं, जहाँ जो है संपूर्ण जीव भोजन को खाने की योजना को पूरा करता है, ठीक है। अमीबा भोजन को घेरने के लिए क्या होता है, स्यूडोपोडिया को बाहर धकेलती है और यह एक जो है खाद्य रेतिका के गठन का परिग्रहण कर लेती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या बन गया, भोजन का नियंत्रण, यानी कि अमीबा के पादप के लिए महत्वपूर्ण क्या है, नियंत्रण और भोजन जो है वो महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि एक लड़के के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। भाई एक लड़के के पास में क्या है, हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट को वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के जलीय घोल में अलग अलग मिलाने पर वह कौन सा रंग दिखेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है CTET के पेपर में, इसलिए हमने इसमें रख दिया इसको इस वीडियो में कि ये कई बार आ चुका है। तो इसका मतलब ये
अच्छा क्वेश्चन है और इसको जो है आपको कराना चाहिए। इस बेटर के एक लड़के के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है और इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल में अलग अलग मिलाने पर वह कौन सा रंग दिखेगा? यह तो दोनों परिस्थितियों में पीला दिखेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गुलाबी और सोडियम हाइड्रोक्साइड में नीला मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में जी लाल मिलेगा। आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर तो ये जी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला मिलेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल मिलेगा। लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको किस प्रकार से। शुरुआत से करेंगे। अम्ल और क्षारक क्या होते हैं, यहाँ से आपको समझाएंगे थोड़ा सा, जिससे आप इसकी डिटेल तक पहुँच सकें। देखो, अम्ल तो वे होते हैं कि जब अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जी। क्षारक की बात करें तो क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और इसमें साबुन जैसा एहसास होता है। खट्टे फल, सिरका, टॉयलेट क्लीनर आदि ये सब अम्ल मौजूद होता है। नीम, लौंग, साबुन आदि में क्षार मौजूद होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार जो होता है, ठीक है, एसिड बेस की बात चल रही है, जो क्षारक होता है वो लिटमस पत्र को लाल से नीला कर देता है। चलिए, अगर हम कुछ बातें करें किसके लिए, इट मीन्स कुछ रासायन या प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में अपना रंग बदलते हैं। लिटमस पेपर एक सूचक है जो लाइकेन से प्राप्त होता है। सारणी कुछ इस प्रकार से, जैसे अगर फिनोफ्थलीन की बात करें तो अम्लीय विलयन में रंग परिवर्तन कैसा होता है, रंगहीन होता है। क्षारीय विलयन में रंग परिवर्तन गुलाबी हो जाता है। अगर हम मिथाइल नारंगी की बात करें तो ये अम्लीय विलयन में लाल या नारंगी होता है और क्षारीय विलयन में ये पीला हो जाता है। लिटमस पेपर की बात करें तो अम्ल में ये लाल होता है और क्षार में ये नीला हो जाता है। अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी अम्लीय विलयन में पीला रंग देगी और हल्दी अगर क्षारीय रंग में लेके जाएं तो वो लाल रंग देगी। ऐसे चीनी गुलाब की बात करें तो ये अम्ल में गुलाबी, मतलब गहरा गुलाबी होता है और क्षार में हरा हो जाता है। यानी हल्दी क्या है कि एक प्राकृतिक सूचक है। अम्लीय विलयन में यह पीला रहता है और क्षारीय विलयन में ये लाल हो जाता है। हल्दी के इस गुण का उपयोग पेंटिंग में भी किया जाता है। पेंटिंग में इसका यूज़ किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है, इसीलिए इस विलयन में हल्दी पीली रहेगी। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि ये क्षार होता है, ठीक है, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में हल्दी जो है वो क्या हो जाएगी, इट मीन्स लाल रंग की हो जाती है, लाल हो जाती है। इसलिए हमारा जो आंसर है वो ये बन गया, कितना बन गया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में तो पीला हो जाएगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाएगी, लाल हो जाएगी। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CTET में पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इट मीन्स इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट के श्रेणी में तो रख ही सकते हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि सुबह 8 बजे चलती कार की ओडोमीटर रीडिंग 36540 किलोमीटर और सुबह 10 बजे 36666 किलोमीटर है। यदि कार एक टेढ़े मेढ़े रास्ते पर परिवर्तनीय गति से चल रही है तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी औसत गति क्या होगी? 6.3 होगी, 12.6 होगी, 17.5 होगी या 35 होगी? आंसर को देखें तो आंसर हमारा बन जाएगा 17.5। कैसे बनेगा वो समझाएंगे आपको। देखो क्या होता है, गति से मतलब होता है कि लिए गए कुल समय में तय की गई कुल दूरी को गति कहते हैं। परिभाषा हो गई। गति मापती है कि पिंड कितनी तेज से आगे बढ़ रहा है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर आपको दूरी निकालनी है तो गति को समय के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओडोमीटर की बात करें तो ओडोमीटर वह उपकरण है जिसका उपयोग किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को नापने में किया जाता है। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में किस तरह से रूपांतरण करेंगे वो समझा देते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अगर आप 1 किलोमीटर प्रति घंटा को लिखें तो इसका मतलब कितना बन गया, 1000 मीटर प्रति 3600 सेकंड हो गया। अगर इसे काट देंगे तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड निकल आएगा। इस प्रकार से इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूला यानी एक्चुअल क्वेश्चन क्या बनता है। सुबह 8 बजे ओडोमीटर रीडिंग थी 36540 किलोमीटर, 36,540 किलोमीटर। 10 बजे ओडोमीटर रीडिंग हो गई 36,666 किलोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर की रीडिंग में अंतर कितना है, 36,666 में से 36,540 घटा देंगे तो 126 किलोमीटर का अंतर आ गया। ठीक है, लिया गया सुबह समय यानी सुबह 10 बजे से सुबह 8 बजे के बीच 2 घंटे बन गए।
ठीक है। स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। 126 को 2 से डिवाइड किया, 63 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। हमें क्या बदलना, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमें क्या मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 5/18 से गुना कर देंगे। तो 63 गुना 5/18, 63 में क्या कर दिया 5/18 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। क्या 9 7 63 होता है और 9 दूना 18 होता है। 7 5 35, 35/2, 35/2 काटेंगे तो 17.5 आ जाएगा। 17.5 मीटर प्रति सेकंड क्या बन गया जी, आंसर बन गया। समझ में आ गया होगा कि ये हमारा आंसर कैसे बना, इतने मीटर प्रति सेकंड में आंसर बन गया। क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, ये था 11वां क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन। ये कहता है न्यूटन के गति के नियम का परिचय देते हुए एक शिक्षिका आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिखती है। ये पेडागोजी से क्वेश्चन आ गया। इट मीन साइंस में पेडागोजी क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उससे क्वेश्चन आ गया हमारे पास में। यह उसके कैसे दृष्टिकोण को दर्शाता है। भाई हम न्यूटन के गति के नियम का परिचय देते हुए शिक्षिका आगे बढ़ने से पहले क्या करती है, बोर्ड पर सूत्र लिख देती है। अब सूत्र से नियम की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि प्रायोगिक दृष्टिकोण है, व्यवहारिक दृष्टिकोण है, या प्रेषक दृष्टिकोण है, या निगमनात्मक दृष्टिकोण है। ठीक है, निगमात्मक दृष्टिकोण हो गया तो आंसर तो बन गया जी, वो निगमनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ा रही है। ठीक है, तरीका क्या होता है कि शिक्षण की यह विधि जो शिक्षिका ने विज्ञान को पढ़ाने में अपनाई है, निगमात्मक शिक्षण पद्धति या कटौती की विधि कहते हैं के रूप में जानी जाती है। इस पद्धति में शिक्षक वास्तविक जीवन से में आगे के आवेदन के लिए स्थापित कानून या सिद्धांत या सामान्यीकरण का उपयोग करता है। यानी छात्र जो है सामान्य से विशेष, इन अमूर्त से मूर्त तक आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में अगर करें कि हमारे पास में इस तथ्य को समझाएं, जैसे कि दूसरे शब्दों में कि स्थापित कानून से आवेदन से तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। इसलिए न्यूटन के गति के नियम को छात्रों द्वारा एक विधिवत तथ्य के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या है, निगमात्मक पद्धति के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो ये हमारा आंसर बन गया नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जिस विटामिन में एक धातु परमाणु होता है वह क्या होता है। ये विटामिन है, उसके अंदर धातु परमाणु होता है तो वो क्या कहा जाता है, वो हमारा विटामिन डी कहा जाता है, विटामिन सी कहा जाता है, विटामिन B6 कहा जाता है, या विटामिन B12 कहा जाता है। आंसर बन जाएगा जी विटामिन B12 कहा जाता है। डिटेल समझ लीजिए, थोड़ा सा विटामिन के बारे में समझ लीजिए। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन जो विटामिन A, D, E और K कहे जाते हैं। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन सी और विटामिन सी और सभी बी विटामिन की बात है, सभी बी के सारे विटामिन जितने हैं। अब विटामिन बी का सम्मिश्रण है वो क्या है, एक यह विटामिन B1 है, B2 है, B6 है, B12 है। बायोटिन, फोलिक अम्ल और पेंटोथेनिक अम्ल और क्या है, निकोटीनिक अम्ल युक्त विटामिन का एक समूह होता है। जल में घुलनशील नाइट्रोजन युक्त विटामिन भोजन से ऊर्जा मुक्त करने और स्वस्थ त्वचा और मांसपेशियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। जो जल में घुलनशील हमारे पास नाइट्रोजन युक्त विटामिन होते हैं। अगर हम B12 के लक्षण की बात करें तो क्या क्या होते हैं, यह एक गहरे लाल क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिनमें कोबाल्ट परमाणु और साइनाइड समूह जैसे जल, अल्कोहल, एसीटोन में घुलनशील होते हैं। रासायनिक नाम जैसे कि हम कहते हैं सायनोकोबालामीन और हमारे पास में हाइड्रोक्सोकोबालामीन, ऐसी हमारे पास क्या होता है, मिथाइल कोबालामीन है अगर इनके रासायनिक नाम की बात करें तो। विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक अम्ल और रक्त शोधक है। कमी यानी विटामिन सी की कमी से इसका भी होता है। ये कुछ इसकी एक्स्ट्रा जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जो मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों की हानि और खराब ऊतक विकास और घाव न भरने के कारण बनता है। विटामिन डी जानते हैं, विटामिन डी को धूप विटामिन डी कहते हैं। अस्थियों और मांसपेशियों के स्वस्थ कामकाज के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसकी कमी से सूखा रोग यानी अस्थि वृद्धि का कारण भी बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर बना वो क्या बना, इट मीन्स हमारे पास जो आंसर बना विटामिन B12, यानी जिस विटामिन में एक धातु परमाणु होता है वो विटामिन B12 होता है। समझेंगे,
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता, जब भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन जा रहे हैं आपको सीटेट के पिछले सालों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमने इस क्लास में लिए हैं। ठीक है, तो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम जो आपका 2025 में होने की संभावना है, वो अगर उसमें कोई क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं तो आप उसको बेहतरीन तरीके से आंसर दे सकें, इसलिए हमने ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं आज की क्लास में। भूकंप की तीव्रता को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? भाई सिस्मोग्राफ आपका आंसर दिया हुआ है, बैरोमीटर कहा गया है, एल्गोमीटर कहा गया है या थर्मामीटर कहा गया है। आंसर तो होता है जी सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। समझ लीजिए भूकंप के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। इट मीन्स भूकंप पृथ्वी की सतह परत के माध्यम से प्रासंगिक तरंग गति की ऊर्जा का एक रूप होता है। भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए जिस उपकरण का आप यूज करते हैं उसको सिस्मोग्राफ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन भूकंप दुनिया भर में भूकंप जो स्टेशन है कि नेटवर्क भर में दर्जन भर भूकंप रिकॉर्ड कर सकता है। अब क्या होता है कि इसका भूकंप पट्टी के भीतर वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है उसको केंद्र कहते हैं और इसे भूकंपीय केंद्र भी कहा जाता है। सामान्यतः भूपट्टी में 60 किलोमीटर की गहराई पर यह उपस्थित होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर केंद्र के ऊपर लंबवत बिंदु को हम अभिकेंद्र के रूप में भी जानते हैं। चलिए अच्छा, अब छोटी सी बात की समझ में आ गया कि हमारे पास में क्या होता है, सिस्मोग्राफ होता है जिसको हम भूकंप की तीव्रता नापने के लिए यूज करते हैं। इसमें पॉइंट ऑफ बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन आ गया कि भाई वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं? तो बैरोमीटर का यूज करते हैं। एल्गोमीटर का उपयोग दर्द की संवेदनशीलता को मापने के लिए किया जाता है। अगर दर्द की संवेदनशीलता को मापने के लिए क्वेश्चन आता है तो उसका मतलब उसका आंसर है एल्गोमीटर से हम दर्द की संवेदनशीलता को मापते हैं। तो आंसर बन गया, जिसका आंसर बन गया सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता को किस उपकरण से आप मापते हैं? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये हमारे पास 15 क्वेश्चन है। देखो, प्रतिरोध R वाले तार को M बराबर भागों में काटा गया। फिर इस भागों को यानी इन भागों को एक दूसरे से समांतर जोड़ दिया गया। इस संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? यानी प्रतिरोध R वाले एक तार को M बराबर भागों में काटा गया, फिर इन भागों को एक दूसरे से समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। ठीक है, इस संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। आंसर था कि R/m² होगा, R/m होगा, M/r² होगा या mr होगा। ये कुछ आंसर भी दिए हुए हैं। देखिए आंसर बन जाएगा R/m² बन जाएगा। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर। देखो प्रतिरोध क्या होता है, पहले प्रतिरोध के बारे में समझ लेते हैं। प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जिसमें वह विद्युत धारा के प्रभाव को विरोध करता है। कंडक्टर में प्रतिरोध यानी R जो होता है ρl/A, इस फॉर्मूले को जानते हैं आप। ये फॉर्मूला होता है प्रतिरोध निकालने के लिए। रो क्या होता है? प्रतिरोधकता। L लंबाई, A हमारे पास अनुप्रस्थ अनुभागीय क्षेत्र होता है, यानी जो एरिया वहाँ पर लिया गया है। अब पॉइंट आता है कि हमारे पास में श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, सीरीज या पैरेलल क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? इस प्रकार के संयोजन प्रतिरोधक को संयोजन करने के लिए दो प्रकार होते हैं। एक तो हमारे पास श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। अगर श्रेणी संयोजन की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोध आमतौर पर एक के बाद एक क्रमिक यानी क्रम से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से धारा समान होती है, यानी करंट इसके अंदर सेम रहता है। तो अगर हम इक्विवेलेंट करंट निकालना चाहते हैं, इक्विवेलेंट आपका प्रतिरोध निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो ये क्या हमारे पास होगा कि R1 R2 R3 सबको जोड़ दिए, रेजिस्टेंस निकल के आ गया हमारे पास में R1 + R2 + R3 सबको जोड़ दे, सीरीज में रखा है तो हमारे पास में ये टोटल R निकल के आ जाएगा। इस फॉर्मूले से आप किसी का भी प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसी को हम इस प्रकार से देखें कि समांतर क्रम क्या होता है। इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोध सामान्यतः एक उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली समांतर तारों पर जुड़े जाते हैं। इस स्थिति में प्रत्येक प्रतिरोधक से वोल्टेज समान होती है। वहाँ वोल्टेज समान होती है, यहाँ पर करंट कांस्टेंट होती है, यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट होती है। यहाँ देखिए समांतर वाले में वोल्टेज कांस्टेंट है और सीरीज वाले में आई कांस्टेंट, इनकी हमारे पास धारा कांस्टेंट होती है, करंट कांस्टेंट होती है।
यहाँ पर करंट अलग होगी, यानी यहाँ पर जाएगी करंट, ये I1 हो जाएगी, और यहाँ पे देखेंगे तो ये करंट I2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास I सेम है, इसके लिए देखेंगे तो यहाँ V1 अलग होगा, यहाँ पर V2 अलग होगा, ऐसे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये बात समझेंगे। तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट में निकालें तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम क्या कर देंगे, अगर हमारा सीरीज में जुड़ा हुआ है कोई, हाँ, तो उसका हम रेजिस्टेंस निकाल देंगे इस फॉर्मूले के आधार पर। समझेंगे। अब हम ये गणना करते हैं कि जो फॉर्मूला हमने बनाया, क्वेश्चन जो दिया गया वो क्या था। प्रतिरोध R के तार को जब m बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग का प्रतियोग R/m बन गया, यानी रेजिस्टेंस जो बन गया वो R/m बन गया। अगर हम ये कहें कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन m टाइम तक चला गया। चलिए, तो अगर हम रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 1/R/m 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 ये आएगा कहाँ तक, m टाइम्स m बार आएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सीधा सीधा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गया R/m² बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या बन गया, हमारा आंसर बन गया R/m² बन जाता है। क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपका अपना चैनल है स्टारर क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, इस क्लास में हमने ये 15 क्वेश्चन ही लिए थे। आने वाली क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। ठीक है, इसलिए तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।